सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार टॉपर्स विजडम पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन, शानदार और ज़बरदस्त ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो भाई स्वागत है आप सबका ये फ्री कॉम्प्रिहेंशन बैच की हमारी 8वीं क्लास है। इससे पहले 7 क्लासेस मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। उसमें से पहली 3-4 क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। फिर थोड़ा मैंने आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए अलग अलग टाइप्स के अलग अलग चीज़ों की हमने बहुत सारी चीज़ें की और आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे। और अगली जो हमारी क्लास है, जो 9th क्लास है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की भी, आज की जो क्लास है हम इसमें ना डिस्कस करेंगे, पता है क्या? इसमें डिस्कस करेंगे कि अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं पैसेज के। देखो कई बार क्या होता है कि जब हम एग्जाम में जाते हैं तो पैसेज हमें कुछ ऐसे दिखाई देते हैं कि यार ये तो बड़ा मुश्किल सा है, और हम हर तरीके के पैसेज के लिए एक सेम ही अप्रोच सीख के जाते हैं। भाई हमें पता है, एक बात बताइएगा, मैथ्स में आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस के लिए अलग अलग तरीके की अप्रोचेस सीख के जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे होते हैं जिनको आप बेसिक से करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप शॉर्टकट से चुटकियों में उड़ा देते हैं। यानी कि हर शॉर्टकट हर जगह नहीं लग सकता है, और हर क्वेश्चन को आप बेसिक से भी नहीं कर सकते हो अगर पेपर आपको क्वालिफाई करना है तो। सिमिलरली आप जब पैसेज की बात करते हैं तो पैसेज अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, और हर प्रकार के पैसेज में अगर आप एक ही अप्रोच से चलोगे तो कहीं ना कहीं फंसने के चांसेस आपके रहते हैं। तो आज हम थोड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कवर करेंगे, और किस टाइप का पैसेज आपको दिखे तो उसको कैसे आपको अप्रोच करना है, हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो करें भाई स्टार्ट क्लास को। भाई क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आप CGL 2026 की तैयारी कर रहे हैं, या CHSL 26, या CPO 26, या कोई भी 26 का एग्जाम है, तो भाई आप जरूर चेकआउट करिएगा हमारा इंग्लिश स्पेशल VOD बैच। हमारे एप्लीकेशन का नाम है टॉपर्स विजडम। सो टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर ये बैच मिलता है। सिर्फ 699 रुपए का इसका फी है, और भाई लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ये बैच अवेलेबल है। क्रीम कंटेंट है, क्वालिटी चीजें मिलेंगी आपको हमेशा। जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इस बैच के अंदर का जो कंटेंट है वो सीधे एग्जाम ओरिएंटेड है, और आपके सिलेक्शन को लेके फोकस्ड है। हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, डिजिटल नोट्स मिलते हैं। बैच आपका कहाँ पे मिलेगा? टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर। तो ऐप डाउनलोड करें और साथ ही साथ में ज्वाइन कर लें बैच। बाकी मेरे भाई जितने भी बच्चे CPO मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने एक फ्री मेंटरशिप चला रखा है। फ्री क्या, वो 1 रुपए का फी हम उसका ले रहे हैं। तो 1 रुपए के अंदर आपको ना बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो आप सारी चीजें वहां पे यूज करें। बहुत सारे टेस्ट आपको मिलते हैं, रेगुलरली ग्रामर का टेस्ट, वोकेबलरी का टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट, अलग अलग तरीके के आपको टेस्ट मिल रहे हैं। तो CPO मेंस वाले उस मेंटरशिप प्रोग्राम को बिल्कुल मिस ना करें। जबरदस्त है, टॉपर्स विजडम ऐप पर है, लगभग फ्री ही है, तो आप जाके जरूर ज्वाइन करिएगा एक बार। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं। और आज बात करेंगे सबसे पहले 5 मेजर टाइप्स की, कि 5 मेजर टाइप्स कौन से हैं, और इन सब का एक एक प्रैक्टिस जरूर करेंगे हम। एक एक पैसेज इनका देखेंगे, बड़े बड़े पैसेज देखेंगे कि खूब बड़ा अगर पैसेज आ जाए तो उसको किस तरीके से हम हैंडल करें। ठीक है, हर टाइप के पैसेज को कैसे पहचानना है और कैसे फिर उसके हिसाब से हमें अप्रोच करना है वो हम जानेंगे। प्योरली कंटेंट भाई हमारे खुद के द्वारा बनाया गया कंटेंट है। ठीक है, ये डिजाइनिंग वगैरह में AI की हेल्प ली गई है। बाकी हर टाइप का एक पैसेज लेने में थोड़ा सा AI की हेल्प ली गई है। बाकी जो कंटेंट पढ़ाया जाएगा, जो चीजें बताई जाएंगी, उसके बारे में जो अप्रोचेस डिस्कस करी जाएंगी, वो सारी की सारी हमारे खुद के द्वारा डिजाइन करी गई चीजें हैं। ठीक है, तो बात करते हैं मेरे भाई 5 मेजर टाइप्स की। सबसे पहला जो टाइप बनता है ना, वो बनता है नरेटिव। अब नरेटिव का मतलब क्या होता है भाई? आप वॉइस नरेशन पढ़ते हैं, नरेशन में क्या होता है? नरेशन का मतलब क्या है? एक वर्ब होती है आपकी नरेट। नरेट करने का मतलब होता है किसी को कुछ सुनाना, कहानी वगैरह जब सुनाना। तो सिंपल बात यह है कि नरेटिव पैसेज वही होगा जिसमें कोई कहानी होगी। तो अगर हम किसी कहानी की बात करते हैं ना, किसी स्टोरी की बात करते हैं, तो ऐसे केस में बेसिकली पैसेज आपका कैसा होगा? नरेटिव। यानी कि एक स्टोरी होगी। ये किसके बारे में होगी? ऑब्वियस सी बात है, कहानी लोगों के बारे में हो सकती है, किसी इवेंट के बारे में हो सकती है। और सामान्यतः कहानी एक टाइम के ऑर्डर में चल रही होती है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। इस तरीके से आपकी चीजें चलती हैं। नरेटिव। अब देखो मैं ये टाइप अलग अलग बता रहा हूं। दूसरा आपका होता है डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव टाइप जो होता है ना, ये नरेटिव जैसा लगता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव में डिफरेंस बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये फोन है मेरे पास में, मैंने ये फोन खरीदा, कब खरीदा, कैसे खरीदा, उस टाइम पे कितने पैसे थे, कितने पैसे नहीं थे, मैं क्या करता था, कहाँ से पैसे इकट्ठे करे, ये सब अपने आप में एक कहानी है। सब अपने आप में कहानी है, और ये एक नरेटिव वाला काम है। दूसरा काम है डिस्क्रिप्टिव। अगर मैं बात बताता हूँ इस फोन की
कि भाई इस फ़ोन में 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, 100x जूम है, इसकी डिस्प्ले ऐसी है, इसका कवर ऐसा है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर एस पेन मिलता है। अगर मैं ये सब चीज़ें आपको बताता हूँ, तो अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं एक चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो ये पैसेज आपका कैसा है, डिस्क्रिप्टिव है। कैसा पैसेज है, डिस्क्रिप्टिव है, ये किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, सो ये बेसिकली पेंट करता है वन प्लेस, कोई प्लेस को डिस्क्राइब कर सकता है, किसी पर्सन को कर सकता है, या किसी वस्तु को कर सकता है। आगे हम बात करते हैं फैक्चुअल। अब फैक्चुअल क्या होता है, ये होता है फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। इतनी सारी इंफॉर्मेशन इसमें भरी होती है, बहुत सारे फैक्ट इसमें होते हैं। तो फैक्ट होगा, डाटा होगा, बेसिकली कोई चीज के बारे में होगा, उसके बारे में फैक्ट होगा, डाटा होगा, और वो चीज कैसे काम करती है, उसका फंक्शंस वगैरह बताया जाएगा। एक होता है बेसिकली एनालिटिकल। अब एनालिटिकल क्या होता है मेरे भाई, एनालिटिकल ऐसा होता है जहां पे फैक्ट प्लस में ओपिनियंस दोनों का एक मिक्सचर होता है। यानी कि जो ऑथर है वो कुछ फैक्ट्स बताएगा और उन फैक्ट्स को अपनी नॉलेज के बेस पे एनालाइज करेगा, एनालिसिस उनका करता है। तो ये फैक्ट देता है, देन एक कंक्लूजन वो अपनी तरफ से जरूर देगा कि इन फैक्ट के माध्यम से क्या कंक्लूड किया जा सकता है। और एक टाइप आपका होता है आर्ग्यूमेंटेटिव। वैसे बहुत सारे टाइप बनते हैं, लेकिन ये आपके मेजर मेजर जो टाइप्स हैं वो बात कर रहे हैं। ये आर्ग्यूमेंटेटिव का मतलब क्या है, ये आर्ग्यूमेंट देता है। जैसे ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर चीज लेगा और उसके बारे में अपना आर्ग्यूमेंट देगा। जैसे आ, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया हैप्पीनेस और सैडनेस, सैडनेस और हैप्पीनेस। अब इन दोनों चीजों को लेके लोगों के अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। किसी को लग सकता है कि दुख जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है, और किसी को लग सकता है कि दुख जीवन में बहुत खराब चीज है। किसी को लग सकता है कि बिना दुख के सुख को फील ही नहीं किया जा सकता, और किसी को लग सकता है कि यार दुख की वजह से सुख को फील नहीं कर पाता आदमी। यानी कि इस तरीके की बातें क्या है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, इनमें आर्ग्यूमेंट्स हैं। जैसे मान लीजिए गरीबी और अमीरी की बात हम कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज है जहां पे बेसिकली हम किसी का पक्ष या विपक्ष लेते हैं, तो ऐसे केस में आप कह सकते हो कि वो आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेज आपका होता है। तो टेक्स अ साइड एंड आर्ग्यूज इट। इसके अलावा आपका स्पेक्यूलेटिव पैसेज हो सकता है, जहां पे बेसिकली क्या है कि कोई अपने मन से एक मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है, वो स्पेक्यूलेटिव है कि यार ऐसा हो रहा होगा, ऐसा चल रहा होगा, हो सकता है ये हुआ हो। यानी कि जहां पे बेसिकली क्या है, स्पेक्यूलेशंस करे जाते हैं, वो स्पेक्यूलेटिव हो जाता है। तो मेजर कई सारे टाइप्स हो सकते हैं। तो बाकी इनमें अब मैं ये टाइप्स क्यों बता रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा यहीं पे बेसिक शुरुआत में डिफरेंस बता देता हूँ, फिर एक एक करके सारे टाइप डिस्कस करेंगे। जैसे भाई मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई थी, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। तो हम उसमें क्या करते हैं कि पहली लाइन दूसरी लाइन, मतलब शुरुआत की 2-3 लाइन अगर बहुत बड़ा पैसेज है, और लास्ट की 1-2 लाइन, तो वो देख लेते हैं। अगर छोटा पैसेज है तो एक लाइन शुरू की, एक लाइन लास्ट की, उससे काम चल जाएगा। इससे मुझे पैसेज की जिस्ट समझ आ जाती है। ठीक है, पैसेज क्या कहना चाह रहा है, किस चीज के बारे में है। और उसके बाद में बेसिकली इस स्किमिंग के दम पे मैं 2-3 क्वेश्चन निपटा देता हूँ, और जो बचे हुए 2-3 क्वेश्चन होते हैं वो मैं बेसिकली उस पैसेज के अंदर से स्कैन कर लेता हूँ कि क्या क्या उसमें हुआ, फटाफट फटाफट हो जाता है। बट जब हम बात करते हैं ना नरेटिव टाइप के पैसेज की, तो इसमें स्किमिंग काम नहीं आती है। अब क्यों काम नहीं आती है, कहानियां हैं ही इस तरीके की चीजें। वो एक कहानी अगर हमने आपके सामने शुरू करी, अगर उसके बीच में से आपने कुछ भी छोड़ दिया ना, तो वो कनेक्शन नहीं बन पाएगा, वो क्रोनोलॉजी टूट जाएगी, वो चीजें आप ना कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और कहानी के अंदर ना, देखो जैसे जो स्किमिंग होती है ना, स्किमिंग का मतलब ही होता है कि कहानी किस चीज के बारे में। जनरली लास्ट की लाइन से आपको कंक्लूजन तो पता चल जाएगा कि क्या हुआ, और लास्ट में कहानियों में अक्सर करके क्या मिलता है, कोई मॉरल कंक्लूजन मिलता है। लेकिन कहानी एग्जैक्ट क्या थी वो सब मिस हो जाता है। तो जो स्टोरी वाले पैसेजेस होते हैं ना, इनमें स्कैनिंग वाला पार्ट तो बहुत काम आता है, लेकिन स्किमिंग वाला उतना यूजफुल नहीं रहता है। इसको हमें सरसरी नजर से एक बार पूरे को देख लेना चाहिए, सरसरी नजर से देखो, लेकिन पूरे को एक बार देख लेना चाहिए। मैं इसमें अप्रोच बताऊंगा कैसे अप्रोच आपको करना है, तभी तो डिफरेंट टाइप्स पढ़ा रहा हूँ। दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव क्या होता है कि मान लीजिए मैं डिस्क्रिप्शन जो दे रहा हूँ, मैं इस फोन का डिस्क्रिप्शन देने लग गया। इसमें 2 केस बन सकते हैं कि जिस चीज का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है दैट थिंग इज कंप्लीटली न्यू टू यू, आपके लिए वो चीज कंप्लीटली न्यू है। अगर वो न्यू है ना, तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन उसका पढ़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वहां पे बेसिकली जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे तो आप पाओगे कि सबके लिए स्कैनिंग कर सकते हैं। बाकी आपको शुरुआत से ये समझ आ जाएगा कि हम इस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका बन जाएगा, डिस्क्रिप्टिव बेसिकली पैसेज आपका बन जाएगा। डिस्क्रिप्टिव में स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, हालांकि स्किमिंग का थोड़ा सा रोल यहाँ पे आ जाता है। अब आता है फैक्चुअल। अब फैक्चुअल पैसेज मैंने शुरुआत से ही आपसे कहा है कि भाई इसको पढ़ने की नीड नहीं है, ये पढ़ो ये किस चीज के बारे में है, और उस चीज के बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव क्या है वो देख लो, और बीच के फैक्ट्स के लिए स्कैनिंग करो डायरेक्ट।
क्वेश्चंस पढ़ो, स्कैनिंग करो, क्वेश्चंस पढ़ो, स्कैनिंग करो, ठीक है। ऐसे ही एनालिटिकल क्या है, एनालाइज करता है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट होता है ये वाला। तो पहली लाइन और लास्ट का कंक्लूजन, ये देख लो, एनालिटिकल के सारे क्वेश्चंस आप आंसर कर दोगे। आर्ग्यूमेंटेटिव में थोड़ा सा शुरुआत का एक लाइन पढ़ के काम नहीं चलता है, क्योंकि ये वो जब भी कोई आर्ग्यूमेंट देता है तो आर्ग्यूमेंट देने से पहले एक फैक्ट को प्रेजेंट किया जाएगा कि ये फैक्ट है और उस फैक्ट के बारे में उसका क्या आर्ग्यूमेंट है। तो शुरुआत की 5-6 लाइन पढ़ने की नीड पड़ सकती है अगर पैसेज आपका आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप का है। तो आ जाइए भाई, एक एक करके सारे पैसेज हमें पढ़ने। सो 1 पैसेज पढ़ेंगे ईच टाइप का। सबसे पहले नरेटिव पैसेज पढ़ने से पहले कुछ कुछ चीजें बता देता हूँ। ये क्या करता है, किसी स्टोरी को डिस्क्राइब करता है बेसिकली। जनरली स्किमिंग डज नॉट हेल्प मच, स्किमिंग ज्यादा हेल्प नहीं करती है, कर देती है कई बार लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको लगे पैसेज देखते ही कि यार ये तो कहानी जैसा है, कहानी जैसा है, तो क्वेश्चन पढ़िए और फिर बेसिकली स्कैन करना है आपको आंसर्स को, ठीक है। इसके बाद में इसमें अक्सर करके कहानी का टाइटल बहुत पूछा जाता है कि ये कहानी है, इस कहानी के लिए टाइटल बताओ। और सबसे डिफिकल्ट रहता है कहानी का टाइटल, क्योंकि कहानी का टाइटल पहले लाइन में अक्सर करके नहीं मिलता है। जैसे जनरली जितने बाकी के आपके टॉपिक्स होते हैं, चाहे फैक्चुअल पैसेज है, चाहे एनालिटिकल पैसेज है, ठीक है, तो उसमें जो टाइटल है ना जनरली पहली दूसरी लाइन में होता है, लेकिन कहानी का टाइटल पहली दूसरी लाइन में नहीं होता है। कहानी को थ्रू आउट हमें पढ़ना पड़ता है, तब जाके हम टाइटल को समझ पाते हैं कि कहानी एग्जैक्टली है किस चीज के बारे में। ऐसे ही टोन, टोन जनरली लास्ट पार्ट से समझ आ जाता है, लेकिन कहानी में ना टोन कम होती है, ठीक है। टोन जनरली होगी भी तो रिफ्लेक्टिव टाइप की टोन ज्यादा होती है कहानी में, तो ये फिक्स्ड सा रहता है आपका। इसके अलावा मेरे भाई ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस भी समटाइम्स कहानी वाले पैसेजेस में देखने को मिलते हैं नरेटिव में, कि नरेटिव पैसेज था ये सही है या गलत, ऐसे करके ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई डोंट ट्राई टू रिमेंबर द डिटेल्स, जस्ट इज इनफ। यानी कि आपको ये नहीं करना है कि कहानी पूरी याद रखनी है, एक एक स्टेप कहाँ क्या हुआ था, नहीं। आप कहानी की एक मोटी मोटी जिस्ट ले लो। जैसे पुराने टाइम पे आपके दादी बाबा आपको कहानी सुनाते होंगे, तो एक ना हमें पूरी कहानी याद नहीं रहती है, लेकिन हमें कहानी का आइडिया कि बाबा वो वाली सुना दो, तो बस इतना भी अगर आप याद रख पाते हो ना, दैट्स इनफ, ठीक है। तो उतना भी अगर माइंड में रहेगा तो चीजें ठीक है, पूरा रट्टा मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। तो नरेटिव पैसेज है तो एक बार देख लेते हैं। सो फॉर द बेटर पार्ट ऑफ 30 years Ramlal had sold newspapers from the same corner of the old market, and he had come to know his regulars not by their names but by the papers they bought। कहा गया है कि for the better part of 30 years, लगभग 30 साल तक रामलाल जो है वो न्यूज़पेपर बेचता था। हैड सोल्ड यानी कि इसका मतलब है बेच चुका था, इसका मतलब है कि जिस टाइम का ये पैसेज है उस टाइम पे कहीं ना कहीं रामलाल का पैसे मतलब पेपर बेचना बंद हो गया होगा, टेंस के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। फ्रॉम द सेम कॉर्नर ऑफ द ओल्ड मार्केट, एक ही कॉर्नर से बेसिकली बेचता था। एंड ही हैड कम टू नो, और वो बेसिकली अपने जो रेगुलर्स का मतलब है यहाँ पर रेगुलर कस्टमर्स, उनको उनके नाम से नहीं जानता था, बल्कि मैं इस नाम से जानता था जिस पेपर को वो लेते थे। शुरुआत की एक जिस्ट ले लिया। अब कायदे से कहानी है, कहानी हमें पूरी पढ़नी चाहिए, बट हम पूरी ना पढ़ के ना हम बस सिंपल सिंपल इसका ना वो देखते जाते हैं। तो पहला पैराग्राफ ये था। हर पैराग्राफ का भी अगर थोड़ा सा देख लेंगे ना, तो यहाँ से दूसरा पैराग्राफ शुरू हुआ, इसकी भी लास्ट लाइन हम पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो, यहाँ से लास्ट लाइन पढ़ लोगे, बट लास्ट लाइन पढ़ने जाएंगे ना तो बहुत बड़ी बड़ी लाइन्स हैं, तो पूरा ही पढ़ जाएगा पैसेज ही। लास्ट लाइन हम लास्ट वाले पैसेज की पढ़ लेंगे, हर पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़ लेते हैं। सो व्हेन द फर्स्ट स्मार्टफोन्स बिगिंस टू अपीयर इन द हैंड्स ऑफ हिज कस्टमर्स, रामलाल वाज नॉट ट्रबल्ड इन द लीस्ट। जब स्मार्टफोन्स आना स्टार्ट हुए तो रामलाल ट्रबल्ड नहीं था। इसको देख के मैं क्या लग रहा है, शुरू में हमने एक चीज पढ़ी थी भैया, वो पहले बेच चुका था, यानी कि वो कहीं ना कहीं बेचता था और फिर बाद में नहीं बेच रहा था। फिर यहाँ पे स्मार्टफोन की चर्चा आई है, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूज़पेपर को किसने रिप्लेस करा है, स्मार्टफोन ने। तो कुछ इसी टाइप की स्टोरी रही होगी। लास्ट पैराग्राफ हमसे कह रहा है कि द स्कूल टीचर स्टिल अपीयर्ड ईच मॉर्निंग बट अलोन नाउ, यानी कि जो बहुत सारे लोग आते होंगे उनमें से सिर्फ स्कूल टीचर आता था, लेकिन अकेला आता था। एंड विथ अ सिंगल पेपर फोल्डेड अंडर हिज आर्म वेयर देयर हैड वंस बीन 2, जहाँ पे 2 पेपर वो लेता था वहां पर बेसिकली 1 ले रहा है। और एक और पैराग्राफ है क्या, नहीं है। लास्ट लाइन जरूर पढ़ना है आपको, खास करके लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन। बाकी के सारे जो पैराग्राफ्स होते हैं उनकी पहली लाइन से हमें एक जिस्ट मिल जाता है। तो जब भी आपको बड़ा पैसेज दिखाई दे तो जरूरी नहीं है कि उसमें फिर आपको मतलब पहले पैराग्राफ की पहली लाइन और लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन लिखे पढ़े, जरूरी नहीं है। हमें बेसिकली ईच पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पढ़ लेनी है और लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन भी पढ़ लेनी है। तो लास्ट लाइन कहाँ से शुरू हो रही है आपकी, यहाँ से। ही हैड नॉट बीन बीटन बाय द मशीन यानी कि मोबाइल फोन, ऑब्वियस सी बात है, उसको मशीन ने हराया नहीं था। ही सेड क्वाइटली टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से क्वाइटली कहा, ही हैड ओनली बीन आस्क्ड पोलाइटली एंड फाइनली टू स्टेप असाइड,
उसको बस साइड होने के लिए कह दिया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं वो न्यूज़पेपर बेचना उसने बंद कर दिया होगा, साइड असाइड हो गया। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चंस देखते हैं। हमने देखो पूरी कहानी नहीं पढ़ी। कई बार मैं कह रहा हूँ नरेटिव पैसेज में आप पूरा पढ़ने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन हम पूरा ना पढ़ के जस्ट क्या पढ़ा हमने, हर पैराग्राफ की पहली लाइन, 3 पैराग्राफ थे, तीनों ही पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़ी, और अंतिम पैराग्राफ की अंतिम लाइन भी इंपॉर्टेंट होती है बहुत ज्यादा। उससे यह समझ आता है कि कहानी एंड कहां पे हो रही है। पैराग्राफ जब भी चेंज होता है तो हमें यह समझ आता है कि भैया कुछ देखो, पैराग्राफ कब चेंज करते हैं हम, जब भी जैसे मान लीजिए किसी के बारे में बढ़िया 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 बातें चल रही थी, अब हमें कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट लाना है कहानी के अंदर, तो हम नए पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी ट्विस्ट होते हैं, कहां पे मामला पलट रहा है, कहां पे चीजें बदल रही हैं, कहानी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो यही होता है। तो नरेटिव पैसेज में इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर मल्टी पैराग्राफ का पैसेज है तो हर पैराग्राफ की पहली दूसरी लाइन पढ़ लें, और लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन जरूर पढ़ लें। अब क्वेश्चन आंसर करके देखो खुद से, जितना डाटा मैंने बताया उसके बेसिस पे। हाउ डिड रामलाल रिकॉग्नाइज हिज रेगुलर्स, अभी बताया था हमने, रेगुलर्स को किससे, जो न्यूज़पेपर्स खरीदते थे उससे। तो बाय द पेपर ईच वन बॉट, उस पेपर के हिसाब से वो रिकॉग्नाइज करता था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला आपसे कह रहा है बेसिकली द ग्रोइंग पाइल ऑफ अनसोल्ड पेपर्स शोज दैट, ये जो ग्रोइंग पाइल थी अनसोल्ड पेपर्स की, ये क्या दिखाती थी आपको, क्या दिखाती थी मेरे भाई। तो आप कहोगे ये दिखाती थी रामलाल हैड ऑर्डर्ड फार टू मेनी, ऐसा तो पता नहीं कुछ हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, लेकिन रीडर्स वर शिफ्टिंग टू फोन्स, ये इसमें कहा गया है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि फोन की तो बात करी गई, मशीन ने उसको डिफीट किया है, चांसेस है कि सही होगा। द मार्केट हैड बीन क्लोज्ड, मार्केट बंद शायद नहीं हुई होगी, कहीं ना कहीं स्मार्टफोन्स की चर्चा आई थी, तो मैं कहूँगा स्मार्टफोन्स वाला ही ज़्यादा चांस है। पेपर हैड बिकम एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होता तो फिर रामलाल खुद ही नहीं खरीदता, तो ये वाला केस नहीं है। तो आप आसानी से कह सकते हो सर दिस लुक्स द मोस्ट पॉसिबल आंसर, है ना। बाकी अगर आप फिर भी चाहते हो स्टिल, तो एक बार जाके चेक कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, विच इवेंट मार्क्स द टर्निंग पॉइंट, इनमें से कौन सा इवेंट है जो कि टर्निंग पॉइंट मार्क करता है। द टीचर कम विदाउट इज सेकंड पेपर, ये टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट कहाँ होते हैं, पैसेज के स्टार्टिंग में, और पैसेज के स्टार्टिंग में एक लाइन थी कि स्मार्टफोन मार्केट में आया था, शुरुआत में उसको दिक्कत नहीं हुई, लेकिन टर्निंग पॉइंट तो वही साबित हुआ होगा भाई, एक आदमी अखबार बेच रहा था, लास्ट में उसको वो कह रहा है कि वो मशीन से हारा नहीं, बल्कि बस साइड हो गया, यानी कि टर्निंग पॉइंट तो वही रहा होगा, एक मशीन का आना, मशीन की एंट्री। मशीन की एंट्री यानी कि आप कहोगे सर ये जो टीचर केम वाला नहीं बनेगा, कॉलेज बॉय वाला नहीं बनेगा, तो स्मार्टफोन फर्स्ट रीच द मार्केट, ये करेक्ट हो जाएगा। रामलाल स्पोक टू हिज वाइफ दैट नाइट, नाइट में पत्नी से बात करना टर्निंग पॉइंट थोड़ी होगा यार। देखो आगे कह रहा है कि आस्क्ड टू स्टेप असाइड सजेस्ट रामलाल चोज टू, लास्ट लाइन थी ना ये, तो कि क्या सजेस्ट करती है चीज, फाइट द चेंज टू द एंड, फाइट करता तो स्टेप असाइड नहीं करता, एक्सेप्ट द चेंज विदाउट बिटरनेस, यही बात है। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे हरा दिया गया है, अगर वो अपने मन में ऐसा रखता कि अच्छा स्मार्टफोन से मुझे हराया है तो मैं इन स्मार्टफोन से बदला लूंगा और इनको मैं सत्यानाश कर दूंगा, नहीं, उसने कहा कि बेसिकली उसने जस्ट एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई अब समय आ गया कि अब उसको साइड हो जाना चाहिए, क्योंकि अब पेपर का जमाना नहीं रहा। तो विदाउट बिटरनेस उसने ये डिसाइड कर लिया कि भैया इट इज़ टाइम कि चलो साइड हो जाते हैं। मूव टू अ डिफरेंट मार्केट, नहीं। स्टार्ट सेलिंग फोन्स, बिल्कुल भी नहीं। तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन इज द मोस्ट पॉसिबल आंसर। द टोन ऑफ द पैसेज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, देखो कहानियां जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी रिफ्लेक्टिव होती हैं जनरली हमारी, ठीक है। तो बिटर एंड रिजेंटफुल, क्या उसने बदला लेने का ठाना, बिल्कुल भी नहीं। चीयरफुल तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि लास्ट में एक व्यक्ति जो कि इसका रोजगार चल रहा था वो रोजगार बंद हो गया। कोल्ड एंड डिटैच्ड भी नहीं कहेंगे, उसके लिए फील तो करेंगे, तो जेंटली रिफ्लेक्टिव आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ध्यान रखेंगे मोस्टली जितनी भी कहानियां होती हैं, अगर कहानियां ऐसी हैं जिसके हम किसी दुख दर्द को बयान कर रहे हैं, तो वो जनरली रिफ्लेक्टिव होती है नेचर, है ना, रिफ्लेक्टिव इन नेचर होती हैं। भाई आगे बढ़ेंगे, अब हम टाइप नंबर 2 पे पहुंच गए, और ये डिस्क्रिप्टिव वाला टाइप है। ये क्या होता है तो मेरे भाई, समवॉट सिमिलर टू अ नरेटिव पैसेज, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नरेटिव जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नरेटिव में कहानी होती है और बेसिकली इसके अंदर डिस्क्रिप्शन होता है। नरेटिव में कहानी कैसे होती है, हम बताते हैं कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन क्या कर रहा था, इस तरीके से। और डिस्क्रिप्टिव में हम क्या बताते हैं, किसी वस्तु स्थान या व्यक्ति के बारे में, कोई व्यक्ति कैसा है। लाइक मान लीजिए अगर मैं आपको ये बताने लगूं कि मेरी भी एक प्रेम कहानी थी, मैं 5वीं क्लास में पहली बार कक्षा में पहुंचता हूँ, जाके मैं देखता हूँ, मतलब 5वीं कक्षा में जब मैं पहुंचता हूँ जाके देखता हूँ कि मुझे सामने एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, और उसको देख के मेरा दिल पिघल जाता है। बेशक मैं 5वीं क्लास में हूँ लेकिन फिर भी मेरा दिल पिघल जाता है। धीरे धीरे मैं कोशिश करता हूँ कि कभी कुछ बातचीत हो पाए उससे, लेकिन बातचीत कभी नहीं हो पाती। मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे भी कुछ तो बात बन पाए, कोई बात नहीं बन पाती। फिर एक दिन वो मेरे से एक अचानक से पेन उधार मांगती है, पेन उधार मांगती है।
अब मेरे मन में रोज रहता है कि इससे पेन वापस मांग लूं, इस बहाने दूसरी बार बात हो जाए, लेकिन मांग कैसे लूं? आखिरकार उस व्यक्ति ने पहली बार तो कुछ मांगा है, क्या उससे भी मैं कुछ वापस मांग लूं? तो मैं वापस नहीं मांग पाता हूँ। और इस तरीके से फिर धीरे धीरे जब पेन खत्म होने के कगार पे होता है, तो वो मुझे एक दिन वापस करके चली जाती है। समथिंग लाइक दैट। इस कहानी का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? कहीं तुम लोग समझ रहे हो कि मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, एक कहानी है कि क्या हुआ। अब डिस्क्रिप्शन क्या होगा? डिस्क्रिप्शन मतलब ये नरेटिव था जो मैं बता रहा था, ठीक है? अब डिस्क्रिप्टिव पेपर किस टाइप का होगा? डिस्क्रिप्टिव पैसेज, मान लीजिए मैं आपको बताने लगता हूँ कि जब मैं 5वीं क्लास में गया तो एक लड़की थी, बड़ी खूबसूरत थी। उसकी नाक ऐसी थी, वो इस कानों में वो वाली बाली पहनती थी। उसके उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, बहुत खूबसूरत लगती थी। ये वो मतलब उसके बारे में फलाना ढिमका बहुत सारी चीजें। अब मैं इतना ज्यादा डिस्क्राइब करूंगा तो तुम लोग और हम लोग फिर पढ़ाई कर नहीं पाएंगे, नहीं। 5वीं क्लास की बात है ये तो, ठीक है? तो ये क्या है? डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं मैं किसी व्यक्ति का कि वो व्यक्ति आखिरकार कैसा था। डिस्क्रिप्टिव एंड नरेटिव। आई होप इससे बढ़िया एग्जांपल आपको क्लैरिटी के साथ में नहीं मिलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है? अगर आप उस व्यक्ति को जानते हैं तो व्यक्ति को, वस्तु को या स्थान को, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर मतलब जो पैसेज है वो आपको पूरा पढ़ने की शायद नीड भी ना पड़े, क्योंकि आप उस व्यक्ति को इन एंड आउट जानते हैं, उस वस्तु को इन एंड आउट जानते हैं। जैसे मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करने के लिए एक पैसेज आ जाए कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है? तो बेसिकली क्या डिस्क्रिप्टिव है, और आपको पता ही है कि एआई क्या होता है, और आप फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चंस को मार्क कर दोगे, आंसर्स मार्क कर दोगे, सही हो जाएंगे आपके। बट अगर कोई ऐसा आ जाए लाइक जिसके बारे में आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, कोई इन्वायरमेंट पे आ जाए, कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसीज है जिसके बारे में आपने आज तक सुना ही नहीं, उस पर पैसेज आ जाए, आप नहीं मार्क कर पाओगे। दैट्स इट, इट्स क्वाइट सिंपल, है ना? तो समवॉट सिमिलर टू अ नरेटिव पैसेज, इट डिस्क्राइब्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग। ध्यान रखना है जो सेंस वर्ड्स होते हैं ना, उनको ध्यान देना है कि किसी व्यक्ति के बारे में हमारा किस तरीके का नजरिया है, पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, खराब बातें कर रहे हैं। तो ये विशेष करके, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि मैंने जो अभी डिस्क्राइब करा है, बड़े ही ब्यूटीफुल लड़की को डिस्क्राइब करा, बट हो सकता है मैं एक ऐसी लड़की को डिस्क्राइब करता, मैं कहता कि वो तो थी ही, उसके अलावा एक और थी कलमुही, ठीक है? तो सेंस वर्ड्स जो है ना, रट्टा नहीं मार रहे हैं, बट हमें मतलब मेमोराइज नहीं करना उन वर्ड्स को, लेकिन ध्यान रखना है थोड़ा सा, उन पर ध्यान दे सकते हैं। सेंस वर्ड्स यानी कि एडजेक्टिव वगैरह आपको ध्यान रखना है। फैक्चुअल एज वेल एज इम्प्लाइड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, इम्प्लाइड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, दोनों तरीके के आ जाते हैं, यानी कि टोन, थीम, टाइटल वगैरह सब पूछा जा सकता है। देखो भाई, पैसेज है कितना बड़ा, एक बार ही देख लेते हैं। 3 स्लाइड का है, ठीक है? 3 स्लाइड का पैसेज है, तो एक बार फटाफट से देखो। To the old step well lay at the very edge of the village, forgotten by almost everyone but the pigeons that nested in its upper walls, and the occasional gothard who came to sit in its shade at noon। ठीक है, जैसे ही आप देखोगे, ये बेसिकली एक जो वेल है ना, स्टेप वेल, उसकी बात करी जा रही है, जिसको पूरे के पूरे शहर के द्वारा बुला दिया गया है। बस वहाँ पे पिजन्स वगैरह बचे हुए हैं और कुछ नहीं है, ठीक है? तो बाकी जो गॉट हर्ड था, जो वो जो बकरियां होती हैं ना, उनको चराने वाला जो होता है उसको बोलते हैं गॉट हर्ड, ठीक है? पहले मेरे को लगा गैदर्ड लिखा हुआ है, ठीक है? सो गॉट हर्ड बेसिकली जो बकरियां वगैरह चराता है, ठीक है? जो कि वो करने आता था, आराम करने आता है, ठीक है? तो ये है एक वेल के बारे में। वेल के बारे में पॉजिटिव बात है, नेगेटिव, ये हमें पता चलेगा क्योंकि बड़ा पैसेज है, तो इसकी भी फर्स्ट लाइन को पढ़ लेना। Its steps went down in wide grey flights, folding back upon themselves as they descended, and each single stone had been worn smooth and faintly hollow in the middle of the countless bare feet that had carried pots of water up and down them across centuries। अब देखो बहुत लंबी सी लाइन लिखी है, तो उसके जो स्टेप्स थे, जो सीढ़ियाँ थी, उनकी बात कर रहे हैं, जो वाइड थी, ग्रे फ्लाइट्स उसमें थे, ठीक है? फोल्डिंग बैक अपॉन देमसेल्व्स एज दे डिसेंडेड, जैसे जैसे नीचे उतर रही थी। ईच सिंगल स्टोन हैड बीन वॉर्न स्मूथ, वो बेसिकली स्मूथ हो गया था धीरे धीरे, है ना? एंड फेंटली हॉलो इन मिडिल बाय द काउंटलेस बेयर फीट दैट हैड कैरिड पॉट्स ऑफ वाटर। बेसिकली वो जो जब पैरों से लोग पानी लेके उतरते थे ना, तो उससे बेसिकली थोड़ा सा गड्ढे उसके अंदर हो गए थे, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। आगे देख लेते हैं।
लास्ट में कहा गया कि द इनर वॉल्स हैड वंस बीन कार्व्ड विथ ग्रेट केयर, जो इनर वॉल्स थी जो कभी बहुत ग्रेट केयर से, मतलब उसकी डिटेलिंग की गई है इसमें। लास्ट लाइन देख लेते हैं कि डिटेलिंग पॉजिटिव रही होगी नेगेटिव। स्टैंडिंग एट द रिम विद द हीट एट वंस बैक एंड द कोल्ड राइजिंग फ्रॉम विद इन, वन फेल्ट नॉट फियर एग्जैक्टली बट द पर्टिकुलर हस ऑफ अ प्लेस दैट हैड आउटलिव्ड द वेरी हैंड्स ऑफ दैट बिल्ड इट। आप ये कह सकते हैं कि ये कुआ ही है, उसी के बारे में लास्ट में भी कुछ ऐसा कंक्लूजन नहीं दिया गया है। यही कह रहा है कि वहाँ पे एक हम खड़े हुए हैं जहाँ पे बेसिकली हीट निकल के आ रही है, ठीक है, विद द हीट एट वंस बैक, बैक पे हीट है, एंड द कोल्ड राइजिंग फ्रॉम विद इन, जो अंदर से ठंडक आ रही है। वन फेल्ट नॉट फियर, एग्जैक्टली फियर उसको फील नहीं हो रहा वहाँ पे किसी व्यक्ति को, ठीक है, बट पर्टिकुलर हस ऑफ अ प्लेस फील हो रहा है, एक उसकी वो फीलिंग्स आ रही है एक प्लेस की जो कि बेसिकली आउटलिव्ड द वेरी हैंड्स दैट बिल्ट इट, ठीक है, वो उन्हीं के हाथों से आउटलिव हो गया जिन्होंने बेसिकली बनाया था। एक बार देखना आंसर हम कर पा रहे हैं कि नहीं। मैं अगेन आपसे ये कहूंगा, देखो अगर आप जाओगे हर वर्ड का मीनिंग समझने कि भैया इस वर्ड का मीनिंग ये, इस वर्ड का मीनिंग ये, पेपर में जो पैसेज आएगा क्या आपको गारंटी है कि वो वही आएगा जो आप पहले पढ़ चुके हैं? नहीं। आपको ना अप्रोचेस सीखनी है। मेजर काम वो नहीं है कि आपको हर पैसेज का ये जानना है कि यार ये पैसेज में ये शब्द था, इसका मीनिंग फलाना ढिमका, वो नहीं। अप्रोचेस कि अगर बहुत कम भी समझ पाए तो कैसे स्कैनिंग या स्किमिंग की मदद से हम डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, नरेटिव इन क्वेश्चंस को भी प्रोसीड कर पाए। देखो एक बारी, फ्रॉम द फील्ड्स द स्टेपवेल सोड, क्या दिखा रहा था? अब आप कहोगे सर हमने तो फील्ड के बारे में पता ही नहीं है और यही नहीं पता है कि बीच में क्या दिखाया था। अब जैसे ही आप देखोगे कि जीरो नॉलेज, कोई नॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको देखना पड़ेगा कि जो फील्ड्स थे वहां से क्या दिख रहा था। जाना पड़ेगा कहाँ? वापस। अगेन मैं उसी अप्रोच पे चलता हूँ। शुरुआत के क्वेश्चन हैं जनरली शुरुआत में मिलेंगे, बाद के क्वेश्चन जनरली बाद में मिलेंगे, तो शुरुआत से देखना शुरू करेंगे। हमने यहाँ तक तो देखा ही था, ठीक है। तो ये रहा, सीन फ्रॉम द लेवल ऑफ द फील्ड्स, फील्ड्स के लेवल से अगर देखा जाए तो इट गेव ऑलमोस्ट नथिंग अवे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ओनली अ लो वेदर्ड रिम ऑफ स्टोन, एक रिम ऑफ स्टोन दिखती थी, एंड बियॉन्ड दैट रिम अ डार्कनेस दैट द आई कुड नॉट एट फर्स्ट बिगिन टू मेजर, जो कि डार्कनेस किसी आंख को ना दिखाई दे। आप आसानी से कह दोगे फुल डेप्थ दिख रही थी? नहीं। ऑलमोस्ट नथिंग? बिल्कुल। क्राउड्स ऑफ डेली? नहीं। सिंपल था भाई। आगे देखो, अगला कह रहा है कि वाई आर द स्टेप्स हॉलो इन द मिडिल। अभी हमने शायद ये डिस्कस भी किया था कि हॉलो किस वजह से हुए थे, वो बेसिकली पैरों की वजह से, लोगों के जो बेयर फीट वहां से पानी लेके जाते थे। सो दे वर डेलिबरेटली कार्व्ड, सो बिल्कुल भी नहीं। काउंटलेस फीट हैड वॉर्न देम आउट, फीट हैड वॉर्न देम आउट, सही बात है। फ्लड वाटर? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। आगे, सॉफ्टनड इनटू शैडो मींस द कार्विंग्स वर, जो कार्विंग्स थी बेसिकली सॉफ्टनड इनटू शैडो। अब देखो अगर हमें पता है तो ठीक है, नहीं तो अगर हम चाहें तो ये वाला फ्रेज एक बार ढूंढ सकते हैं कि सॉफ्टनड इनटू इनटू शैडो, इसका मतलब क्या है। तो शैडो वाला पार्ट हमें ढूंढना है। अब मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? क्योंकि यहाँ तक के क्वेश्चंस तो हमने देखे ही थे, तो हो सकता है जो भी मिलेगा वो आगे मिलेगा। देखो ये रहा, स्लोली सॉफ्टनड एवरी फिगर इनटू शैडो, इसका मतलब क्या है और किसकी वजह से हुआ है? तो एक बार मीनिंग यहीं से समझ आ जाएगा कि एलिफेंट्स एंड डांसर्स एंड अ लॉन्ग पेसेंट रो ऑफ स्मॉल स्टोन गॉड्स हैड बीन कट डीप इनटू देम, उनमें बेसिकली गहरे से कार्व करे गए थे। बट द डैम्प ऑफ 100 ऑफ मॉनसून्स, कई सारे मॉनसून्स जब आए ना, हैड स्लोली सॉफ्टनड एवरी फिगर इनटू शैडो, उसको शैडो बना दिया था फिगर को। तो देख लो भाई, मीनिंग यहाँ पे आसानी से हमें मिल ही जाएगा। क्या कह रहा है कि सॉफ्टनड, शार्प एंड क्लियरली कट, बिल्कुल भी नहीं। वॉर्न फेंट विथ एज कह सकते हैं। पेंटेड अ डार्क कलर, बिल्कुल नहीं। फ्रेशली रिस्टोर्ड, बिल्कुल भी नहीं। मान लीजिए हम पीछे ना भी जाते पैसेज में पलट के, तो क्या हम इसका आंसर कर सकते थे? वेरी मच पॉसिबल। भाई एक बात बताओ, जैसे ही आप देखेंगे कि कोई चीज सॉफ्टन हो गई है इनटू शैडो में, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका सिंपल सा मतलब ये हो रहा है कि क्या वो शार्प एंड क्लियर कट है या वो वॉर्न फेंट विथ एज है। मुझे नहीं चाहिए चाहे, ठीक है, वॉर्न फेंट विथ एज है
तो आप बताओगे कि सर देखो जैसा हम अब तक हम देख पा रहे हैं, तो एक कुआं है, कुआं बेसिकली धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यही तो इसमें कुछ बात करी गई है। क्या ये क्लियरली कट वाला भी शैडो में बदलेगा? आप कहोगे नहीं। क्या ये बेसिकली पेंटेड है, डार्क कलर कलर वगैरह वहां पे किया जा रहा है? नहीं। फ्रेशली रिस्टोर्ड है? नहीं। ये तो एकदम अपोजिट ही आइडिया दे रहे हैं। एक ही चीज है जो कि सही आइडिया दे रही है, वो है वॉर्न फेंट विथ एज। अगला आपका क्या है? द ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ द स्टेप वॉल इज वन ऑफ। ओवरऑल इंप्रेशन क्या था? क्या लाइवली, क्राउडेड और एक्टिविटी वाला था? आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं। एंशियंट एंड कूल स्टिलनेस, ये कह सकते हैं पुराना तो था ही वो। चीयरफुल, बिल्कुल भी नहीं। मॉडर्न कंफर्ट, बिल्कुल भी नहीं। आप कहोगे सर यही है ओवरऑल, कुछ और समझना ही नहीं था आपको। अगला, आउटलिव्ड द हैंड्स दैट बिल्ट इट मींस इट इज, कैसा है? क्या ये ब्रांड न्यू है? बिल्कुल भी नहीं, पुराना हो चुका है ना। ओल्डर देन इट्स मेकर्स, स्टिल स्टैंडिंग कह सकते हैं। अबाउट टू बी पुल डाउन नहीं। ऑलवेज फॉलो पीपल नहीं कह सकते। यानी कि जिन लोगों ने उसको बनाया था उनको भी वो आउटलिव कर चुका है। ठीक है, उनको भी आउटलिव कर चुका है। यानी कि आउटलिव करने का मतलब क्या है? जैसे अगर कोई आपको आउटडू करता है, तो आउटडू करने का मतलब है जितना काम आप करते हैं वो आपसे ज्यादा काम कर गया, तो आपको आउटडू कर दिया उसने। कोई अगर आपको, मतलब अगर आउटलिव कर रहा है, तो जितना आप जिए उससे ज्यादा जी गया, तो आउटलिव कर दिया। ठीक है, तो आउटलिव या आउटडू ये ऐसे ही वर्ड्स होते हैं, इनका ध्यान रखेंगे। तो आउटलिव करने का यही मीनिंग होता है। अब हमारा जो तीसरा टाइप है ना मेरे भाई, इट इज फैक्चुअल पैसेज। ये फैक्चुअल पैसेज एक बार इसको भी देखेंगे। ये हमें क्या बताता है? इट इन्फॉर्म्स, क्या बताता है भाई? हमें फैक्ट बताएगा, फिगर्स बताएगा, या हाउ समथिंग वर्क्स, कोई चीज कैसे काम कर रही है। स्किमिंग प्लस स्कैनिंग, दोनों टेक्निक्स हमें चाहिए। स्किमिंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड स्कैनिंग टू बेसिकली लोकेट द आंसर्स, आंसर्स को लोकेट करने के लिए। ठीक है, मोस्टली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जो होते हैं वो फैक्चुअल इन नेचर होते हैं। जब भी कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल आएगा तो फैक्चुअल होगा। फैक्ट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। एसेंस आपकी जो है ना वो मैटर करती है, उसकी एसेंस क्या है। एक बार ये फैक्चुअल पैसेज है तो वही उसी उस पर चलेंगे हम कि क्या है यहाँ पे। देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेस्ट्स ऑन एन आइडिया सो सिंपल दैट इट इज सरप्राइजिंगली इजी टू ओवरलुक। रेन हार्वेस्टिंग जो है वो एक ऐसे आइडिया पर टिकी है जो कि इतना सिंपल है कि बेसिकली उसको ओवरलुक करना यानी कि इग्नोर करना सरप्राइजिंगली इजी है। इट इज सरप्राइजिंगली इजी टू ओवरलुक। कैच द रेन वाटर, मतलब कैच द वाटर वेयर इट फॉल्स, जहां पे भी पानी गिर रहा है उसको कैच करो। बिफोर इट हैज द चांस टू रन अवे एंड बी लॉस्ट, जब तक कि उसको चांस मिले कि वो भाग पानी वहां से निकल जाए। जैसे होता है ना, बारिशों का पानी आया, नालियों में बह के चला गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए कहीं पे हमने ऐसे ऐसे तालाब वगैरह, कुछ पॉन्ड वगैरह बनाने हैं जहाँ पे हम बारिश के पानी को इकट्ठा कर पाएं, और जब बारिश नहीं आ रही हो उस टाइम पर उसको यूज कर पाएं। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे। अब हमें यहाँ पे बार बार कहानी देखने की जरूरत नहीं है, ये कहानी नहीं है, रेन वाटर के बारे में ही है, पूरे के पूरे फैक्ट्स हैं। तो हम बीच में कुछ चेक करें ना करें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक बार लास्ट लाइन जरूर चेक करनी है। तो इसमें कितने स्लाइड्स हैं? ये 3 स्लाइड्स हैं, तो लास्ट वाली लाइन देख लेते हैं एक बारी। द चीफ ऑब्स्टेकल वेन एवर द प्रैक्टिस हैज बीन स्लो टू स्प्रेड वेयर एवर। तो द चीफ ऑब्स्टेकल, जो चीफ ऑब्स्टेकल है जो वो है वेयर एवर द प्रैक्टिस हैज बीन स्लो टू स्प्रेड हैज टर्न्ड आउट टू बी नीदर कॉस्ट नॉर इंजीनियरिंग बट प्लेन हैबिट। यानी कि ये जो मेजर ऑब्स्टेकल है ना रेन हार्वेस्टिंग के लिए, वो कभी भी वो नहीं रहा है कि बेसिकली ये सब रहा हो कि इंजीनियरिंग या कॉस्ट रहा है। वो आप आदत नहीं रही है लोगों को रेन हार्वेस्टिंग की, यही रहा है। तो एक बार देख लेते हैं रेन हार्वेस्टिंग के बारे में। मेजर आपको पता होगा, स्किमिंग से काम चल जाएगा। वाई इज द फर्स्ट फ्लश ऑफ रेन डिस्कार्डेड। अब आप ऐसे मान लीजिए कि फर्स्ट फ्लश ऑफ रेन बेसिकली पहली बारिश या बारिश का जो शुरुआत का पार्ट होता है वो, आप अगर रेन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो इनमें से जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऐसा कारण रहेगा जिसकी वजह से जो शुरुआत का पानी है उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, उसको फेंकना पड़ेगा। देख लेते हैं एक बार। इट इज द क्लीनेस्ट वाटर ऑफ ऑल, क्योंकि सबसे क्लीन है तो फेंक दें, क्या ये कारण होगा? आप कहोगे सर कतई नहीं। इट कैरीज डस्ट, ड्रॉपिंग्स एंड लीव्स, पत्ते होंगे, डस्ट होगी, और जो छेर बोलते हैं ना चिड़िया वगैरह की, वो सब होंगी। क्या इस वजह से फेंक देना चाहिए? मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, लग तो रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो सकता है। हमने पूरा पैसेज नहीं पढ़ा है, बट स्टिल रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो हम जानते हैं यार, पानी इकट्ठा ही तो करना है, ये लॉजिकल बात है। लॉजिकल बात है तो हम जिस्ट ले लिए, जिस्ट के हिसाब से आंसर कर पाएंगे। तो देखो यही डिफरेंस है नरेटिव में और डिस्क्रिप्टिव में। हमें वापस जाना पड़ रहा था बार बार, यहाँ पे हमें सिर्फ तब जाना पड़ेगा जब कोई एग्जैक्ट फैक्ट हमसे पूछा जाएगा। इट इज नीडेड टू रिचार्ज द ग्राउंड, ग्राउंड को रिचार्ज करने के लिए हमें फेंकना है। अरे वो तो फिर सारा ही फेंक दो, फिर रिचार्ज ही करना होगा तो नहीं। इट वुड ओवरफ्लो द स्टोरेज टैंक, तो फिर बाद वाले को फेंको, शुरुआत वाले को क्यों फेंक रहे? तो आप कहोगे सर शुरुआत वाला क्यों फेंका जाता है?
क्योंकि उसके अंदर गंदगी होती होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे मान सकते हैं, मान लीजिए आपने खेत के बीच में एक टैंक बना दिया, ठीक है, जिसमें बारिश का पानी गिरे और पानी इकट्ठा हो जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। जैसे राजस्थान में मैंने ऐसा कुछ देखा था कि वो इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि पूरे खेत वेत का पानी जो है वो आके उस कुएं में आ जाएगा, जिससे इकट्ठा हो जाएगा और उसको बाद में यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर शुरुआत का जो पानी है वही इकट्ठा कर लिया जाए, क्योंकि रेन तो उसी जगह पे पड़ेगी जो ओपन होगी, और ओपन जगह पे तो फिर धूल भी आएगी, ओपन जगह पे तो फिर पत्ते वगैरह भी होंगे, तो वो सब भी इकट्ठे हो जाएंगे तो पानी यूजेबल नहीं रहेगा। तो इसीलिए शुरुआत के पानी को क्या किया जाए, हटा दिया जाए। तो यही इसका कारण है और यही करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखो, 100 स्क्वायर मीटर रूफ कैन कैप्चर अबाउट। 100 स्क्वायर मीटर रूफ कितना पानी कैप्चर कर सकती है, ये हमें निकालना पड़ेगा पैसेज के अंदर से। हमें तो पता ही नहीं है, हमें नहीं पता है तो बेसिकली देख लेते हैं। स्क्वायर मीटर, 1 मीटर ऑफ वाटर, 100 लीटर। मीटर वाटर तो कुछ नहीं होता, तो ये तो नहीं बनेगा। 60,000 लीटर, 600 लीटर और 100 लीटर। अब देखो, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन 6 से रिलेटेड है, तो मैं तो कहूँगा कि इन दोनों में से कोई ना कोई होगा। मुझे लगता है ए हो सकता है, क्योंकि 100 के दो हैं। देख लेते हैं एक बारी। तो हमें बेसिकली क्या देखना है, 100 स्क्वायर वाला। तो 100 स्क्वायर वाला दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। स्क्वायर मीटर में आसानी से दिख जाएगा यहाँ पे, है ना, ज़्यादा हमें एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा। नहीं दिखा पहली बार में, ये रहा। 100 स्क्वायर मीटर्स इन अ सिटी दैट रिसीव्स अ सिंगल मीटर ऑफ रेन across the year can capture something in the region of 60,000 liters। 60,000 लीटर वाला है भाई। तो ये वाला ऑप्शन सही बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके सर्च कर लेंगे। नॉइसेंस हियर मीन्स समथिंग। अब देखो नॉइसेंस ये क्या है, मैंने पिछली क्लास में आपको वोकैब और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे। जनरली वोकैब के क्वेश्चंस इजी होते हैं और ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन होता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा मिले तो वापस जाके चेक कर लेंगे। नॉइसेंस बेसिकली क्या होता है, कोई चीज़ खराब, कोई ऑब्स्टेकल टाइप का, कोई चीज़ गंदी जो होती है उसको बोल देते हैं। वैल्यूएबल एंड वेलकम, ये तो एंटोनिम बनेगा। ट्रबलसम एंड अनवांटेड हो सकता है। रेयर एंड अनयूजुअल, ये न्यूसेंस नहीं बनेगा। क्लीन एंड प्योर भी नहीं बनेगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। द मेन आइडिया इज दैट रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज, कैसी है, एन एक्सपेंसिव न्यू टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी थोड़ी ना, ये तो बहुत पुरानी है। सिंपल एंड चीप, हेल्ड बैक बाय हैबिट। लास्ट लास्ट सेंटेंस में ये लिख रखा था कि हैबिट की वजह से ऐसा है कि इसको अपना नहीं पा रहे हैं लोग। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्यूज एट टैंकर्स आफ्टर फ्लड्स सजेस्ट सिटीज। अब देखो, क्यूज का मतलब होता है लाइन लगी हुई है। कहाँ पे लाइन लगी हुई है, टैंकर्स पे। कह रहा है कि बाढ़ के बाद में टैंकर्स पे लाइन लगी होती है। किस लिए लाइन लगी होती होगी, है प्लेंटी ऑफ वाटर ऑल ईयर। अगर पूरे साल पानी खूब सारा हो तो क्या लोग टैंकर्स पे जाके लाइन लगाएंगे, मैं तो नहीं कहूँगा। वेस्ट वाटर दे कुड हैव स्टोर्ड, तो पानी उन्होंने फ्लड के टाइम पे वेस्ट कर दिया, अगर उसको स्टोर कर लेते तो हो सकता है उनको लाइन में ना लगना पड़ता। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। रिसीव नो रेनफॉल, भैया फ्लड आई है तो रेनफॉल तो आया होगा। प्रेफर टैंकर वाटर टू रेन, ये हो भी सकता था, तो एक बार चेक करना पड़ेगा। वैसे बी ही होगा। ठीक है, मैंने पैसेज एआई की हेल्प से बनवाए थे, तो ज़्यादातर आपको बी ऑप्शन दिख रहे होंगे। टीम को मैंने बोला था चेंज करने के लिए, बट टीम ने चेंज नहीं करे। तो कहाँ है भाई, फ्लड वाला हमें ऑप्शन ढूंढना है, लास्ट में ही होना चाहिए कहीं। द क्लीनर वाटर फ्लोज, ये कहाँ है भाई फ्लड, देखो। देखो कई बार ऐसा हो सकता है, अब मुझे फ्लड दिख ही नहीं रही है, ना फ्लड दिख रही ना टैंकर दिख रहा। अजीब बात है।
यहाँ पे तो मेथड बता रखा है, ठीक है। मुझे लगता है पहले उसमें होना चाहिए था। पहले उसमें होना चाहिए क्योंकि वो इंट्रोडक्शन टाइप का लग रहा है। पहले वाले पे चलें। ये रहा फ्लडिंग द लो ये स्ट्रीट्स एंड येट ओनली अ फ्यू वीक्स लेटर दे कैन बी फाउंड क्यूइंग एट वाटर टैंकर्स। ये रहा, तो पहले में ही है। तो वही वाला सेंस है कि फ्लड वाले पानी को इकट्ठा नहीं करते वो लोग, तो यही वाला है, ठीक है, ये वाला ये, ठीक है। वेस्ट वाटर वो बेसिकली वो वेस्ट पानी की वजह से बेसिकली इकट्ठे होते हैं, जिसको बेसिकली वो इकट्ठा कर सकते थे बट किया नहीं। आगे देखेंगे। अब एनालिटिकल पैसेज है जो कि 4 नंबर पैसेज है, फिर 5वां और पढ़ेंगे, फिर हमारा चीज जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो एनालिटिकल पैसेज क्या करता है, एनालिसिस करता है। इट गिव्स फैक्ट्स देन ड्रॉज अ कंक्लूजन। पहले फैक्ट देगा फिर कंक्लूजन निकालेगा, ठीक है। आपको बेसिकली सेपरेट द फैक्ट्स फ्रॉम द ऑथर्स वर्डिक्ट, ठीक है। आपको इन दोनों को चीज़ों को अलग अलग समझना है। फैक्ट अलग चीज़ है, वर्डिक्ट अलग चीज़ है। कई बार आपको ना इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। द कंक्लूजन इज द मेन आइडिया यूजुअली नियर द एंड। जो कंक्लूजन होता है वो मेन आइडिया होता है आपका पैसेज का, वो लास्ट में होता है जनरली। ध्यान रखेंगे फैक्ट पे जो बेस्ड होता है ना, जनरली मेन आइडिया नहीं बनता है, क्योंकि पैसेज इसलिए नहीं लिखा गया है कि वो आपको फैक्ट बता पाए। पैसेज एनालिटिकल इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि वो एनालिसिस आपको बता पाए आगे। एक्सपेक्ट आपको क्या करना है, मेन आइडिया के क्वेश्चन आ सकते हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड आ सकते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। टू नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट सो अलाइक इन देयर सॉइल, देयर रेनफॉल एंड देयर क्रॉप्स दैट एन आउटसाइडर कुड हार्डली हैव टोल्ड द वन फ्रॉम द अदर वंस मेड अ सिंगल डिफरेंट चॉइस एंड द रिजल्ट्स ऑफ दैट चॉइस आर वेल वर्थ स्टडिंग। कहा गया है कि जो दो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट थे, दोनों ही सॉइल में एक जैसे थे, रेनफॉल एक जैसी थी, क्रॉप्स एक जैसी होती थी, ऐसे मतलब एक जैसे थे कि दैट एन आउटसाइडर कुड हार्डली हैव टोल्ड द वन फ्रॉम द अदर, के डिफरेंस ही नहीं बता पाओगे आप। वंस मेड अ सिग्निफिकेंट डिफरेंट चॉइस, उन दोनों ने एक सिग्निफिकेंट डिफरेंट चॉइस ली, एंड द रिजल्ट्स ऑफ दैट चॉइस आर वेल वर्थ स्टडिंग। और रिजल्ट्स ऐसे हैं जिनको हमें स्टडी करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। एनालिटिकल पैसेज है और इन्हीं को स्टडी किया जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या डिसीजंस लिए वो हमें देखना पड़ेगा, 99% चांसेस है। स्टिल मैं थोड़ा सा वो रास्ता ले रहा हूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ स्किमिंग के बेस पे करके देखते हैं कि क्या हम ये कर पा रहे हैं। सारे फ्रेश पैसेज हैं, प्रीवियस ईयर के नहीं है, सारे बनवाए एआई से ही, ऑब्वियस सी बात है। मैं कोई ऑथर नहीं हूँ जो यार ये पैसेज राइट करके लाऊंगा। अगर कोई आपको आके कह भी रहा है, आई एम दैट ऑनेस्ट कि मैं आपको सीधे सीधे बता पा रहा हूँ कि पैसेजेस हमने एआई की मदद से लिए हैं, ठीक है। बट हर कोई आपको शायद ये बात भी ना कह पाए, ठीक है। बाकी लेते सब ऐसे ही हैं, ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर वगैरह से ले लेते हैं। बट हमें क्योंकि अलग अलग टाइप के पैसेज चाहिए थे इस क्लास के लिए, हमने बहुत सारे और क्लासेस में, जैसे स्किमिंग वाली क्लासेस में और उनमें न्यूज़पेपर से भी निकाले आर्टिकल वगैरह। और जो अगली क्लास के लिए हमने कंटेंट तैयार करा है ना, अगली क्लास के लिए ना मैं एक बहुत ही खास चीज़ पे काम करा है। आप जब देखोगे ना मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत ही, मतलब आप मान के चलिए कि पिछले 4 दिन से ना मैं उस चीज़ पर काफ़ी लगा हुआ हूँ। और उसकी आपको एक ई बुक भी बना के देंगे प्रॉपर हम लोग। तो काफ़ी मेहनत करिए, उसमें हर चीज़ की हमने हेल्प ली है। टेक्नोलॉजी यानी कि एआई वगैरह की, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हमने उसमें डाले हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ हमने उसमें डाली है, ठीक है। तो देखो, सो द सेकंड डिस्ट्रिक्ट बाई कॉन्ट्रास्ट मेक्स अ डिस्टिंक्ट। अच्छा, ये तो सेकंड डिस्ट्रिक्ट, लास्ट लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, सेकंड डिस्ट्रिक्ट ने क्या किया, ठीक है। लास्ट लाइन देखते हैं कहाँ है भाई लास्ट लाइन, बहुत लंबी है, यहाँ से है ना। तो वी आर ऑल इंक्लाइंड टू एडमायर सीयर स्केल। हम सभी ऐसे इंक्लाइंड होते हैं कि जो सीयर स्केल होता है ना, स्केलेबिलिटी जहाँ होती है, उसको एडमायर करते हैं। हम देखते भी हैं कि जब लोग एकदम से फटाक से ग्रोथ करते हैं ना, हम सब उसको एडमायर करते हैं। बट स्केल, इट टर्न्स आउट इज नॉट द सेम थिंग एट ऑल एज रेजिलियंस। लेकिन स्केल जो है ना वो सेम नहीं है रेजिलियंस के। रेजिलियंस एक डिफरेंट चीज़ है और स्केल एक अलग चीज़ है। एंड वेयर द रेन्स देमसेल्स हैव ग्रोन अनसर्टेन, जहाँ पे बारिश ही अपने आप में बेसिकली अनसर्टेन हो जाती है, इट इज रेजिलियंस एंड नॉट पीक कैपेसिटी दैट फाइनली डिसाइड्स वेदर अ फार्मर कीप्स इज लैंड और लीव्स इट। अगर बारिश इतनी अनसर्टेन हो जाए तो वहाँ पे रेजिलियंस डिसाइड करेगी कि फार्मर एक रुकेगा वहाँ पे या नहीं रुकेगा। तो कुछ ऐसा फार्मर से रिलेटेड कोई डिसीजन इन्होंने लिया होगा जिसमें रेन का भी रोल होगा, ठीक है। सो द मेन कंक्लूजन ऑफ द पैसेज इज दैट, मेन कंक्लूजन क्या है, लार्ज डैम्स ऑलवेज इरिगेट मोर लैंड। देखो यहाँ पे क्या कहा है कि कैपेसिटी, पीक कैपेसिटी मैटर नहीं करते हैं, नॉट पीक कैपेसिटी। पीक कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो,
तो इसके हिसाब से पीक कैपेसिटी यानी कि लार्ज डैम मैटर नहीं करता है, तो ये तो अपोजिट हो जाएगा। रेजिलियंस मैटर मोर देन स्केल, ये तो लास्ट लाइन में साफ साफ लिख रखा है, यही करेक्ट आंसर होगा। द टू डिस्ट्रिक्ट्स हैड डिफरेंट सॉइल, मेन आइडिया ये नहीं है। द स्मॉल पॉन्ड्स आर चीपर टू बिल्ड, ये भी नहीं है। मेन आइडिया तो यही है जो लास्ट में था, मेन कंक्लूजन एक्चुअली में। अगला आपका क्या है, द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इज मोस्ट एक्सपोज्ड व्हेन। तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक्सपोज्ड कब होगा, यानी कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ने कोई खराब चॉइस ली होगी, और ऑथर के हिसाब से खराब चॉइस क्या लग रही है, जिसने कुछ बड़ा किया है वो खराब है, और जो रेजिलियंट रहा है लॉन्ग टर्म में वो अच्छा है। सो इट्स ग्राउंड वाटर राइजेस, ग्राउंड वाटर किसी का भी राइज करेगा तो क्या कोई एक्सपोज होगा, मेरे हिसाब से तो बारिश वगैरह की बात हो रही है, ग्राउंड वाटर का राइज करना पॉजिटिव साइन होता है, इसकी वजह से एक्सपोज कोई नहीं होगा। अ सिंगल मॉनसून फेल्स, लास्ट लाइन अगर देखो ना तो वो खुद यही कह रही है, ये यही कह रही है कि जब बारिश अनसर्टेन हो जाए ना, एंड वेयर द रेन्स देमसेल्व्स हैव ग्रोन अनसर्टेन, जहाँ पे बारिश अनसर्टेन हो जाएगी ना तो रेजिलियंस आपको बचाएगी, ना कि पीक कैपेसिटी। तो इसका मतलब है कि मॉनसून फेल होना भी तो अनसर्टेन होने का एक पार्ट है, ये हो सकता है। इट्स फेलियर्स स्टिल लोकल, भाई फर्स्ट एक्सपोज्ड है तो क्या बेसिकली लोकल रहना मोस्ट एक्सपोज्ड होगा, मैं तो नहीं कहूँगा। इट्स वाटर इज क्लोज टू द फील्ड्स, ये फिर भी कह सकते थे, बट आई थिंक यही वाला बनेगा क्योंकि यही फेलियर को दिखा रहा है, फेलियर तो यही है, एक्सपोज सबसे ज़्यादा यही कर रहा है। आगे, द ऑथर बिल्ड्स द आर्ग्यूमेंट मेनली बाई, ऑथर ने जो आर्ग्यूमेंट को बिल्ड किया है वो किस बेस पे बिल्ड किया है, कोटिंग गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स, कंपेयरिंग द टू डिस्ट्रिक्ट्स ओवर टाइम, यही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। वैसे भी एआई का है तो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन करेक्ट होता है जनरली, ठीक है। डिस्क्राइबिंग वन फार्मर्स डे नहीं, रिकॉलिंग अ पर्सनल मेमोरी नहीं। अ पुअरर सो एंड अ बेटर केस मीन्स इट लुक्स, सो पुअरर है और केस अच्छा है, यानी कि हमें एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को दिखा रहा हो। इंप्रेसिव बट वर्क्स बैडली, अब देखो शुरुआत का नेगेटिव वर्ड चाहिए और आगे वाला पॉजिटिव वर्ड चाहिए, ये उल्टा हो रखा है। अनइम्प्रेसिव बट वर्क्स बेटर, ये अच्छा लग रहा है। पुअर एंड इनफेक्टिव दोनों सेम है, ग्रांड एंड सक्सेसफुल दोनों सेम है, आप कहोगे सर बी ऑप्शन करेक्ट है। अब लास्ट टाइप जो आपका दैट इज आर्ग्यूमेंटेटिव, वो आर्ग्यूमेंटेटिव वाला जो टाइप है अपन इसको देख लेते हैं कि आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेज जो होते हैं वो किस तरीके से हमें डील करने चाहिए। सबसे पहले ऑथर एक चीज की साइड ले लेता है और उसके आर्ग्यू अगेंस्ट भी कर सकता है और फॉर भी कर सकता है, ठीक है। फाइंड, आपको क्लेम को फाइंड करना है और आपको फिर जो अपोजिंग व्यू है उसको अलग रखना है, ठीक है। क्लेम क्या कर रहा है और उस क्लेम के फेवर में कुछ बोल रहा है या फिर उस क्लेम के अपोजिट में कुछ बोल रहा है। द फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, जो पहली और लास्ट लाइन होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, पहली और लास्ट लाइन जो इंपॉर्टेंट होती है वो तो इंपॉर्टेंट होती है, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ये है कि भाई अगर आप हमारे चैनल पे जाते हो तो आप कंटेंट में देखोगे हम ये आपको रैपिड रिवीजन देते हैं, ठीक है। ये रैपिड रिवीजन भाई बहुत शानदार चीज़ है, आप इसको रेगुलरली फॉलो करें। 25 मिनट के टाइम में आपको 100 ईडियम पढ़ा रहा हूँ मैं, 100 ईडियम्स याद करा देता हूँ 25 मिनट में, भाई इससे बढ़िया कुछ और है नहीं। आप डेली वोकैब पढ़ना चाहते हैं, भाई इससे बढ़िया यार क्या हो सकता है, आपको डेली 25 ईडियम मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई न सिर्फ ये मिल रहा है बल्कि कॉम्प्रिहेंशन वाली क्लासेस तो ऑब्वियस सी बात है आपको मिल ही रही है रेगुलर, ठीक है। तो ईडियम फ्रेजेस मिल रहे हैं, ये मिल रहा है। इसके अलावा अब क्योंकि हमारे पास में अलग अलग सब्जेक्ट की फैकल्टीज़ है तो जीके जीएस का एक ना वन शॉट पढ़ा है स्टैटिक जीके का, आप ये वन शॉट वीडियो ज़रूर देखें। और इसको देखने के बाद में ना आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी और एग्जाम की, स्टैटिक जीके का कंप्लीट पार्ट आपका एक ही जगह से हो जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो बच्चे करंट अफेयर्स देखना पसंद करते हैं तो करंट अफेयर की भी डेली आपकी क्लास होती है सुबह 7 बजे, आप इन क्लासेस में भी ज़रूर जुड़ें। आयुषी मैम बहुत शानदार पढ़ाती हैं, उनकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो बड़ी ज़बरदस्त है, एक एक चीज़ को लिख लिख के पढ़ाती हैं और आपके सामने हर एक चीज़ को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। कोई उनको बहुत ज़्यादा अलग से वो नहीं चाहिए कि कुछ एआई का कंटेंट या फिर कोई पीपीटी या कुछ नहीं, आप खाली बोर्ड पे खड़े कर दो और आपको पढ़ा देंगे कम्प्लीटली। बहुत बढ़िया फैकल्टी हैं, आप इनसे पढ़िए, मज़ा आएगा आपको पढ़ के, ठीक है। बाकी हमारे यहाँ रीजनिंग के भी सर आने वाले हैं, तो 8 तारीख को शाम 7 बजे वहाँ पे भी मिलेंगे, आ जाइए भाई एक बार पैसेज पे। तो बेसिकली द फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, पहली लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर क्लेम होता है, और लास्ट लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर जो ऑथर का आर्ग्यूमेंट है उसका कंक्लूजन होता है। तो एक बार पहले देख लेते हैं कितनी स्लाइड का पैसेज है, 1 2 3, 3 स्लाइड का है। तो पहली पैसेज की पहली लाइन मतलब पहले पैराग्राफ की, तो फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज रेगुलरली डिसमिस्ड ऑलमोस्ट एज अ मैटर ऑफ रिफ्लेक्स एज अ गिव अवे दैट नो सीरियस सिटी कुड एवर अफोर्ड। ये जो फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है ये रेगुलरली डिसमिस कर दिया जाता है,
और ऐसे डिसमिस कर देते हैं जैसे कि यार कोई भी सीरियस सिटी ऐसे गिव अवे नहीं कर सकती है, ऐसे गिव अवे अफोर्ड नहीं कर सकती। आपने भी देखा होगा केजरीवाल ने भी बस जो है वो लेडीज के लिए फ्री की थी, और उसको भी लोगों ने इसी तरीके से डिस्कार्ड किया था कि यार क्या बकवास काम है, क्यों फ्री कर रहे हो, क्यों टैक्स पेयर का पैसा इसमें लगा रहे हो। तो इस तरीके से ये होता है, एकदम सही बात कही गई है। अब हमें ये जो आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेज है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी हमें एक दो लाइन और पढ़ लेनी चाहिए, जिससे हमें ये पता चले कि इस चीज को लेके ऑथर का व्यू क्या है। तो ऑथर आगे कह रहा है कि द ऑब्जेक्शन हैज द रिंग ऑफ प्लेन कॉमन सेंस अबाउट इट। जो ऑब्जेक्शन है ना, उसके पास भी इसके ना प्लेन कॉमन सेंस का जो पॉइंट है, रिंग का मतलब यहाँ पे पॉइंट है, वही पॉइंट है, एंड इट इज इन फैक्ट वेरी नियरली द अपोजिट ऑफ द ट्रूथ। और ये जो पॉइंट है, ये जो ट्रूथ होता है ना, उसका एकदम अपोजिट है। फिर भी देख लेते हैं। इट रेस्ट एंटायरली ऑन द कंफर्टेबल बिलीफ दैट अ पैसेंजर हु डज नॉट पे अ फेयर इज बीइंग सब्सिडाइज्ड बाय द पब्लिक, while a passenger who does pay one is somehow standing on his own 2 feet, and that belief simply does not survive an honest look at the actual figures involved। ये कह रहा है कि ये जो ओपिनियन है ना, ये सिर्फ इस बात पर रिलाई करता है कि जो मतलब इस कंफर्टेबल बिलीफ पर रिलाई करता है कि एक पैसेंजर जो कि कुछ भी किराया नहीं दे रहा है, वो बेसिकली उसको सब्सिडाइज करा जा रहा है, नहीं कि उसको सब्सिडी मिल रही है पब्लिक के द्वारा। वाइल अ पैसेंजर, एक पैसेंजर जो कि बेसिकली पे करता है, इज समहाउ स्टैंडिंग ऑन हिज ओन फीट, वो तो अपने खुद के पैरों पर खड़ा है। और ये जो बिलीफ है ना, सिंपली डज नॉट सर्वाइव, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी एन ऑनेस्ट लुक एट द एक्चुअल फिगर्स इन्वॉल्व। अगर एक्चुअल फिगर्स को बताया जाए तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी। यानी कि मैं ऑथर का व्यू जान चुका हूँ। ऑथर ये कह रहा है कि जो फ्री ट्रांसपोर्ट है ना, ये अच्छी चीज है। लोग इसको गलत बोलते हैं लेकिन अच्छी चीज है, ऑथर ऐसा कहना चाह रहा है। एक बार देख लेते हैं लास्ट लाइन। द क्वेश्चन वॉज नेवर ट्रूली वन ऑफ अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का तो क्वेश्चन ही नहीं है। इट वॉज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वन ऑफ प्रायोरिटीज। ये तो प्रायोरिटी का सवाल है, ना कि अफोर्डेबिलिटी का। द ऑथर सेंट्रल पोजीशन इज दैट फ्री बसेज आर अ गिव अवे नो सिटी कैन अफोर्ड। ये कह रहा है कि ये लोगों को लगता है लेकिन ये गलत लगता है। अ फेयर रीडायरेक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग सब्सिडी, फेयर रीडायरेक्शन पॉजिटिव सोच रहा है, वो कह सकते हैं। मोर हार्मफुल देन प्राइवेट कार्स, नहीं। यूजफुल ओनली टू द एल्डरली, नहीं। ये कह रहा है कि सबको कर दो भाई। ये एक फेयर रीडायरेक्शन है उस सब्सिडी का जो सब्सिडी ऑलरेडी मिलती है, ठीक है। द आर्ग्यूमेंट रेस्ट्स ऑन द अजम्पशन दैट, किस अजम्पशन पे रेस्ट करता है आर्ग्यूमेंट? बसेज आर फुली पेड फॉर द फेयर्स, मतलब फुली पेड फॉर बाय द फेयर्स, कि बसेस जो हैं वो किराए से चलती हैं। अगर यही आर्ग्यूमेंट होता तो ऑथर कहता कि अगर बसेस किराए से चलती हैं तो किराया तो लेना जरूरी है। अगर किराया ही नहीं लोगे तो बस चला कैसे पाओगे? तो ये आर्ग्यूमेंट इसमें नहीं काम करेगा। द सिटी सब्सिडाइजेज द बस ईदर वे। वो कह रहा है कि देखो भाई, तुम किराया लो या मत लो, लेकिन बस तो मतलब सिटी यानी जो शहर है वो तो बस को सब्सिडी दे ही रहा है। एक बार देख लेते हैं कि इसका एग्जैक्ट वो क्या है। थोड़ा कई बार ना इसमें नीड पड़ती है आपको, ठीक है। सो द क्वेश्चन वाज नेवर ट्रूली वन ऑफ अफोर्डेबिलिटी, इट वाज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अच्छा, लास्ट लाइन ये नहीं थी, लास्ट लाइन तो यहाँ जाके थी, यहाँ पे। तो अब बस फेयर इन वेरी नियरली एवरी सेंस एवरी सिटी that runs buses at all covers only a small fraction of what the journey truly costs to provide। कह रहा है जो बस का फेयर होता है ना, किराया होता है, ये तो बेसिकली हर सिटी में ही जो कि बस रन करती है वो तो सिर्फ एक छोटे से फ्रैक्शन को कवर करता है। किस चीज का फ्रैक्शन? द व्हाट द जर्नी ट्रूली कॉस्ट टू प्रोवाइड। उस जर्नी में जो खर्चा लगता है ना, उसका छोटा सा फ्रैक्शन होता है ना, वो मिलता है किराए से। किराए से सब कुछ नहीं मिल जाता है। फिर आगे क्या कह रखा है कि द होल ऑफ द रिमाइंडर इज ऑलरेडी मेट। जो बाकी का रिमाइंडर है ना, वो तो पहले से ही होता है क्वाइटली, शांति से, आउट ऑफ पब्लिक फंड्स। तो उसको तो बेसिकली इस पब्लिक फंड से पहले ही भरा जा रहा है। यानी कि जो हम कह रहे थे ना सब्सिडी मिलती है, वो सही बात है। द सिटी इन अदर वर्ड्स इज सब्सिडाइजिंग दैट बस वेदर द पैसेंजर pays his fare or not। All that the fare really decides is how large and how visible the subsidy is going to be। कह रहा है कि देखो, सिटी से सब्सिडी तो मिल ही रही है, बस फर्क ये पड़ता है कि वो सब्सिडी बड़ी होगी या छोटी होगी। तो जब सब्सिडी दे ही रहे हैं तो बसेस को फ्री कर दो, थोड़ा सा पैसा ज्यादा लग जाए लेकिन कम से कम फ्री तो रहे, कुछ ऐसा कहना चाह रहा होगा। वंस दिस सिंगल फैक्ट इज प्रॉपरली ग्रास्प्ड, अगर इस प्रॉपर फैक्ट को समझ गए, the real question is no longer whether public transport ought to be subsidized but rather who the subsidy ought to favor। अगर हम ये समझ ही चुके हैं कि ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट जो है वो सब्सिडाइज करा जाता है, तो फिर हमें ये नहीं समझना है कि बेसिकली उसको सब्सिडाइज किया जाना चाहिए
या नहीं किया जाना चाहिए, हमें ये समझना है कि एक्चुअली में सब्सिडी फेवर किसको करती है। चार्जिंग अ फेयर सीम इन दिस क्लियर राइट इज वेरी फार फ्रॉम न्यूट्रल। फेयर चार्ज करना न्यूट्रल नहीं है इस आदमी के हिसाब से। देखो ये इसमें ना क्या होता है, आर्गुमेंटेटिव पैसेज पूरा पढ़ना इसलिए जरूरी होता है कि आदमी इसमें अपने आर्ग्यूमेंट दे रहा होता है, और अपने इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है लॉजिकल हो सकता है आपको इलॉजिकल लगे, क्या फालतू की बात कर रहा है, बसेस फ्री करना तो खराब चीज़ है, आपको लग सकता है, मेरे को भी लग सकता है, मेरे को खुद ही लग रहा है कि खराब बात कर रहा है, पर ठीक है, उसका अपना आर्ग्यूमेंट हमें पढ़ लेना चाहिए। इसीलिए आर्गुमेंटेटिव पैसेज को कई बार हमें पूरा पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि बाकी के पैसेज में क्या होता है कि हम अपना ओपिनियन चला सकते हैं कि भाई हमें क्या लगता है, क्योंकि वो जनरल पैसेज है। लेकिन आर्ग्यूमेंटेटिव का मतलब ये कि वो आर्ग्यूमेंट दे रहा है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ पैसेज है, इसको सबसे ज्यादा इसी को पढ़ना पड़ेगा आपको। आगे देखो, ठीक है। फिर कह रहा है इट फॉल्स हार्डेस्ट ऑफ ऑल ऑन प्रिसाइजली द पुअर अ सिटी शुड मोस्ट विश टू कीप ऑन इट्स बसेज, द स्टूडेंट्स, द डेली वेज अर्नर्स, the old, and it gently nudges everyone who can afford a private car towards using one instead। अब देखो क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि अगर फ्री बस होगी, कह रहा है कि ये जो इट फॉल्स हार्डेस्ट ऑफ ऑल, अगर हम किराया लेते हैं ना तो किस पे भारी पड़ रहा है। एक बात बताओ, इस आदमी के हिसाब से कहने का मतलब है कि अगर हम किराया लेते हैं तो किसके लिए भारी पड़ रहा है। भाई भारी पड़ेगा स्टूडेंट पे, भारी पड़ेगा जो डेली वेज वर्कर है उस पर, भारी पड़ेगा जो ओल्ड लोग हैं उन पे। जो लोग खुद अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं यार, उनको थोड़ी भारी पड़ेगा, वो तो गाड़ी लेके वैसे भी जा रहे हैं, उनकी तरफ से बस में फ्री जाओ या कैसे भी जाओ। बस में जो लोग जाते हैं वो लोग हैं जो एक्चुअली में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और जो, क्योंकि देखो भाई ये एक हद तक मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस आदमी से सहमत हूँ, या जो भी बंदा लिख रहा है इस पैसेज को, कि यार कायदे की बात पता है क्या है, ज़्यादातर लोग बस में इसलिए नहीं जाते हैं कि यार उनको शौक है, या मतलब जो बस में जा रहे हैं वो ज़्यादातर लोग वो होते हैं जिनके पास में दूसरी सुविधाएं मौजूद नहीं है, इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। जिसके पास अपनी खुद की गाड़ी है ना, वो ये कभी नहीं सोचेगा गाड़ी महंगी पड़ती है बस सस्ती पड़ती है, बहुत रेयर ऐसा होता है, क्योंकि उसके पास गाड़ी है, वो गाड़ी से जाता है। बस अगर फ्री भी होगी ना तो भी शायद वो नहीं जाएगा, लेकिन बस फ्री होगी तो उन लोगों को बहुत मदद मिल जाएगी, क्योंकि उनके लिए 10 रुपये भी ज़रूरी है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी कुछ बात कह रहा है, जैसे स्टूडेंट्स हैं, डेली वेज वर्कर हैं, जिनको मिलने ही दिन में 100 रुपये, उनमें से 20 रुपये बस में लगा दिए, ठीक है, इस टाइप के लोग। देखो, येट द ट्रू कॉस्ट ऑफ दैट प्राइवेट कार पेड आउट इन रोड स्पेस, in polluted air, in daily congestion, and in accidents is quietly borne by every one of us, riders and non-riders alike, and it is never once printed on any ticket। ये कह रहा है कि और जो लोग चुपचाप से अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं ना, ये मत समझ लेना कि वो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। पैसा उनका हो सकता है, पेट्रोल उनका हो सकता है, गाड़ी उनकी हो सकती है, बट जो रोड पे स्पेस लग रही है ना, भाई एक आदमी गाड़ी लेके नहीं गया तो उसने शहर को पता है क्या दे दिया। जैसे मैं मान लो गाड़ी की जगह बस से जाऊं, बस तो मैं जाता तो भी जा रही थी, मैं नहीं जाता तो भी बस जा रही थी, खाली चली जा रही थी एक बस। मैं खाली बस में बैठ गया और कोई किराया नहीं दिया, लेकिन अपनी गाड़ी छोड़ दी, तो मैंने शहर को क्या दिया, जो मेरी गाड़ी से पोल्यूशन निकलता मैंने वो पोल्यूशन शहर से बचा लिया, यानी कि मैंने कुछ पे करा शहर को। जो जगह मेरी गाड़ी रोड पे घेरती, रोड भी तो कंजेस्टेड होता, वो जगह अब नहीं घेर रही है क्योंकि मैं उसी बस में जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैंने कुछ किराया वहां पर भर दिया। इसके अलावा जो रोड मेरी गाड़ी से टूटता, जो नुकसान होता, वो मैंने नहीं दिया। बस तो पहले भी जा रही थी, अगर बस का एक्सीडेंट होगा तो अब भी होगा, लेकिन मेरी गाड़ी से भी जो एक्सीडेंट होने के चांसेस थे वो अब नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी गाड़ी घर पे खड़ी है। इसका मतलब है, इसका कहना है कि देखो बस में जाके भी हम बहुत सारा पे कर रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ियों से जा रहे हैं ना, वो बेसिकली शहर का बहुत कुछ वैसे ही खा रहे हैं। जैसे कि ट्रू कॉस्ट ऑफ दैट प्राइवेट कार पेड आउट इन रोड स्पेस, इन पोल्यूटेड एयर, इन डेली कंजेशन जो कंजेशन होता है, इन एक्सीडेंट्स जो एक्सीडेंट होते हैं, इज क्वाइटली बोर्न बाई एवरी वन ऑफ अस, राइडर्स एंड नॉन राइडर्स अलाइक। तो यही इसका वो है। अब हमें पूरा का पूरा समझ आ गया ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो आप आसानी से कह सकते हो कि सब्सिडी मिल ही रही है, यही कहना चाह रहा था वो। आगे, द कार्स ट्रू कॉस्ट इज पेड, द ऑथर सेज इन, किस चीज में कार की कॉस्ट है। अभी कार की कॉस्ट हमने डिस्कस करी थी किसमें, रोड स्पेस में, खराब एयर में और एक्सीडेंट्स में, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन ही है अभी। द टोन ऑफ द पैसेज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, टोन क्या है, न्यूट्रल एंड डिटैच्ड कभी नहीं हो सकता आर्गुमेंटेटिव पैसिव। आर्गुमेंटेटिव जो होता है ना, वो होता है हमेशा और हमेशा परसुएसिव। जब भी आर्गुमेंटेटिव होगा, आर्गुमेंटेटिव कह लो या परसुएसिव कह लो, एक ही बात होती है, तो परसुएसिव है ये। नॉस्टैल्जिक नहीं है और हेजिटेंट बिल्कुल भी नहीं है।
ये पैसेज है भाई प्रीवियस ईयर के, और ये प्रीवियस ईयर के 2-3 पैसेज हैं, ये हम पीपीटी के अंदर ही आपको दे देंगे, तो ये आपको खुद से करने हैं, ठीक है। 1 घंटे की लगभग हमने क्लास ली है, हमने हर तरीके का एक-एक पैसेज आपको करके बताया है, बाकी पीवाईक्यूज आपको खुद से करने हैं। अब हमारी जो 2 क्लास बची हुई हैं, कल की क्लास में हम पीवाईक्यू ही लेंगे, नए पैसेजेस अपनी तरफ से नहीं लेंगे, एकदम ऐसे पैसेजेस आपके लिए लाएंगे जो एकदम आपको नए लगेंगे, अनश्योर लगेंगे, ठीक है। सो सिर्फ पीवाईक्यूज पैसेज होंगे जो एकदम नए-नए होंगे, जो एकदम नया सा टॉपिक होगा जिसको देख के कुछ समझ नहीं आएगा आपको, और कुछ भी समझ ना आए तो पैसेज को हम कैसे हैंडल करें, यही हम आपको अगली क्लास में सिखाएंगे। तो अगली क्लास बेहद महत्वपूर्ण है, सभी बच्चे उस क्लास में जरूर जुड़ें। बाकी आज के लिए और अभी के लिए अपन रखेंगे सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। और बाकी उसके बाद में भाई एक प्रैक्टिस की महा मैराथन टाइप की क्लास लेंगे, मतलब बड़ी क्लास लेंगे, मैराथन नहीं, थोड़ी बड़ी लेंगे, लेकिन यस वो क्लास लेंगे। फिर उसके बाद में क्लोज टेस्ट पर मूव कर जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।